नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी का अपनी चैप्टर हम समझ रहे थे रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखिए, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर आपको रेशियो समझाए थे कि जब एक पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जाता है उस समय आपके पास गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो का कैसे एडजस्टमेंट करते हैं और कैसे उसकी कैलकुलेशन करते हैं। साथ में आपको गुडविल से रिलेटेड भी कुछ एंट्रियां समझाई थी आपको। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम आज रिवैल्यूएशन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को समझेंगे। देखिए, हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन के अंदर। आपने जब एडमिशन समझा था उस समय आपको रिवैल्यूएशन बताया था। एक बार फिर से उस रिवैल्यूएशन पर काम करते हैं कि एटलीस्ट रिवैल्यूएशन होता क्या है। आपने कल गुडविल की एंट्रियां समझे थे। हमारे पास गुडविल की जनरली दो एंट्रियां होती थी। एक तो आपको अपना पुराना गुडविल क्लोज करना है, जिसके लिए हम एंट्री करते थे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल एंड सेकेंड एंट्री रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायर्डिंग। तो अब हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन। देखिए, समझने की कोशिश करना। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज। आखिर ये होता क्या है? हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट एडमिशन के टाइम में बताया था। हम इसकी जो रिवॉल्यूशन की वीडियो है उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। लेकिन फिर भी मैं डाल तो दूंगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा समझाना पसंद करूंगा कि एटलीस्ट रिवॉल्यूशन होता क्या है। रिवॉल्यूशन हम उस टाइम करते हैं जब आपकी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है। और रिकंस्ट्रक्शन हमने समझा था, हम 4 से 5 ऐसे स्टेप होते हैं जहां अपनी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं, जहां एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, यदि रेशियो चेंज हो रहा है, या अमालगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म, यदि हम 2 पार्टनरशिप फर्म को एक कर रहे हैं, उन सारी स्थितियों में आपको रिवॉल्यूशन बनाना होता है। रिवॉल्यूशन का मीन्स ये होता है कि जब आपने पार्टनरशिप करी थी उस समय आपने जो असेट्स एंड लायबिलिटीज लगाया था, आज की डेट पे उसका क्या वैल्यू हुआ है और कितना वैल्यू बढ़ गया, घट गया, वो एक कैलकुलेशन करनी होती है। चाहे एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर आपका पार्टनर, न तो आपके पास रिमेनिंग पार्टनर्स को प्रॉफिट होना चाहिए, न रिटायरिंग पार्टनर्स को प्रॉफिट होना चाहिए। जब एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़कर जा रहा है उस समय ऑन टाइम आपके पास जो आपकी असेट्स एंड लायबिलिटीज है उसकी वैल्यू क्या होगी, उसको समझना होगा आपको। उसको समझने के लिए आपको ये एक अकाउंट बनाकर हमें ये कैलकुलेशन करनी होती है कि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो देखिएगा रिवॉल्यूशन करना कैसे है। तो रिवॉल्यूशन एटलीस्ट 2 आइटम का होता है, असेट एंड लायबिलिटीज, संपत्ति एवं दायित्व। जितने असेट्स और आपके लायबिलिटीज आपके पास में है उन्हीं का रिवॉल्यूशन होता है, बाकी किसी आइटम का रिवॉल्यूशन नहीं करते हम। तो असेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवॉल्यूशन करना कैसे है? तो आपके पास 2 आइटम दे रखी होती है। 2 आइटम का मीन्स 2 वैल्यू दे रखे होते हैं। एक तो आपकी बैलेंस शीट होगी और एक आपके पास एडजस्टमेंट होते हैं। एडजस्टमेंट जिसको हम इंफॉर्मेशन भी बोलते हैं। मीन्स आपको जो क्वेश्चंस दिया होगा उसके नीचे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी होगी। और सेकंड पॉइंट, आपको जो बैलेंस शीट दे रखी होगी तो आपकी असेट्स एंड लायबिलिटीज आपकी बैलेंस शीट में भी होती है और आपके पास इंफॉर्मेशन में भी आपको कई हद तक लिखा हुआ हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको करना क्या है। रिवॉल्यूशन के लिए आपको एक अकाउंट ओपन करना होता है, रिवॉल्यूशन अकाउंट, जिसका नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का। मीन्स नॉमिनल का मतलब आप जानते हो, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करना है, लॉस होता है तो डेबिट करना है। अब आपके दिमाग में प्रश्न चला, हमें कैसे पता चला कि हमको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। आपको उस समय प्रॉफिट होता है जब आपकी असेट्स इंक्रीज होती है, लायबिलिटीज डिक्रीज होती है। असेट्स बढ़ती है, लायबिलिटीज घटती है, तब आपको प्रॉफिट होता है। और असेट्स घटती है, लायबिलिटीज बढ़ती है। When the assets increase and liabilities is decrease, then we have profit. जब असेट्स बढ़ेगी,
लाइबिलिटीज घटेगी तब आपको प्रॉफिट होगा, और व्हेन द असेस्ट इज डिक्रीज एंड लाइबिलिटीज इज इंक्रीज देन वी हैव लॉस। जब आपको लाइबिलिटीज बढ़ रही है, असेस्ट घट रही है, तो आपको लॉस होगा। तो हम इस छोटे से कॉन्सेप्ट से ये समझ पाते हैं कि जब संपत्ति बढ़ती है और दायित्व घटते हैं उस समय आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट करना है। और जब आपकी असेस्ट घटती है, लायबिलिटीज बढ़ते हैं, लॉस होगा, उस समय आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करना है। तो रिवैल्यूएशन के लिए आपको कोई ज्यादा काम करने की आवश्यकता नहीं है, आपको यही देखना है आपके सवाल में असेस्ट बढ़ रही है या घट रही है। बढ़ती है तो आपके लिए प्रॉफिट हो जाएगा, घटती है तो लॉस हो जाएगा। इससे रिलेटेड आपको एक अकाउंट बनाना, एंट्रियां करनी होती है। अब हम जानते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस। यदि आपको रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसे पार्टनर्स में शेयर करोगे। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स लेते हैं, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो। एडमिशन के टाइम जो लोग पहले से काम कर रहे थे, मींस आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा पुराने अनुपात में बढ़ता है, पुराने अनुपात में। तो पुराना अनुपात जिस जिसका है वो बांटेंगे। एडमिशन के टाइम सिर्फ ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स काम करते थे, यहाँ ओल्ड रेशियो सभी पार्टनर का होता है। मींस आपके यहाँ पे आपका जो प्रॉफिट होगा, आप फॉर प्रॉफिट एंट्री करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट to all partners capital, and for loss all partners capital account debit to revaluation। ये दोनों ही एंट्रियां पुराने अनुपात में होती हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में क्लियर हुआ कि ऑलवेज द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रिवैल्यूएशन इज शेयर्ड इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। फिक्स है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस हमेशा सभी साझेदारों के पुराने अनुपात में बांटना है। एनी डाउट? बता दो, टाइम है। कोई समस्या है आपको? समझ में आ रहा है? मेरे सभी साथी मेरे इस प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की जो सपोर्ट जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हमें काम करने में मजा नहीं आता है। देखिए हम ये कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, और आप हमें जब आंसर देते हो तो बड़ा अच्छा लगता है। देखिए आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, जैसे आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, उस अकाउंट में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा। प्रॉफिट आता है, एंट्री होती है रिवैल्यूएशन टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, लॉस आता है ऑल पार्टनर्स टू रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट है तो आपको पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करना है, लॉस है तो आपका पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाता है। एक चीज याद रखिएगा कि रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा पुराने अनुपात में बढ़ता है। जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो हमेशा पुराने अनुपात में बढ़ता है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस निकलता कैसे? तो इसके लिए आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में लिखना क्या है? तो अभी हमने समझाया था असेस्ट एंड लायबिलिटीज को। यदि आपकी असेस्ट इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, असेस्ट इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटीज डिक्रीज हो रही है, तब तो होता है प्रॉफिट, और असेस्ट डिक्रीज है, लायबिलिटीज इंक्रीज है तो होगा लॉस। आप इसमें सिर्फ 4 एडजस्टमेंट ही करते हैं, उन 4 एडजस्टमेंट के बेस पे उसका बैलेंसिंग फिगर होगा, वही आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है। और वी हैव टू प्रॉफिट एंड लॉस शेयर इन अ ओल्ड रेशियो इन ऑल पार्टनर्स। जितना भी प्रॉफिट है उसको आपको ओल्ड रेशियो में आपके सभी साझेदारों को बांटना होगा। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट आ रहा है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। आफ्टर रिवैल्यूएशन हम ये समझते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। अब आपके बात दिमाग में प्रश्न चलेगा, सर मेमोरेंडम होता क्या है? तो हमने पहले समझा रखा है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। हमने एडमिशन के टाइम में इसको बड़े ही अच्छे ढंग से क्लियर किया था, आज हमको उसको थोड़ा सा फिर समझते हैं। देखिए हमारे पार्टनरशिप फर्म में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब आप अपनी बुक मतलब असेस्ट एंड लायबिलिटीज का बुक वैल्यू चेंज नहीं करते हैं,
मीन्स आपको सवाल में क्लियर लिखा हुआ हो कि आप अपनी संपत्ति एवं दायित्व का पुस्तक मूल्य परिवर्तन नहीं करते हैं। पुस्तक मूल्य का मतलब जो बैलेंस शीट में वैल्यू लिखा हुआ है उसे आपको चेंज नहीं करना, बट एडजस्टमेंट करना है। उस समय हम ये अकाउंट बनाते हैं मेमोरेंडम। मेमोरेंडम को हिंदी में बोलते हैं स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। केवल एक याद रखने के लिए एक अकाउंट तैयार करते हैं। इसके लिए आपको बनाने का तरीका सेम एज इट इज वही था जो रिवॉल्यूशन होता है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो डबल बार बैठा जाता है। मेमोरेंडम का प्रॉफिट एंड लॉस 2 बार एडजस्ट किया जाता है। वो कैसे होता है मैं दोनों की एंट्री करके समझा देता हूं और फिर इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फॉर प्रॉफिट आप एंट्री करोगे मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। ये होता है आपका ओल्ड रेशियो में, और इसी से रिलेटेड एक सेकेंड एंट्री और होगी। इसी प्रॉफिट को आपको न्यू रेशियो में भी शेयर करना होगा। एंट्री करोगे रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। ये होगा आपके नए अनुपात में। जब मेमोरेंडम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के लिए 2 एंट्रियां करनी पड़ेगी। प्रॉफिट के लिए 2 एंट्री होगी, मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। लॉस के लिए एंट्री करोगे रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग मींस रिटायरिंग जाने के बाद जो बाकी बचे उनको लिखना है रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवॉल्यूशन। ये आपको नए अनुपात में करना है। ये दोनों एंट्रियां लाभ की स्थिति में होती है, हानि की स्थिति में इन दोनों को उल्टा कर लीजिएगा, जस्ट रिवर्स हो जाती है इन लॉस। यदि आपको लॉस हो रहा है तब पहली एंट्री होगी आपकी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ये ओपीएसआर में होगी। और सेकेंड एंट्री करोगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये होगी एनपीएसआर में, मतलब आपके नए अनुपात में। तो ये रिवॉल्यूशन मेमोरेंडम से रिलेटेड कुछ एंट्रियां हैं जिनको हमको समझना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस। जो रिजर्व प्रॉफिट होते हैं, संचय होते हैं, उनका क्या करना है, क्या होते हैं अपने पास रिजर्व, कैसे बांटना है। जिस तरह से आपने एडमिशन के टाइम में उन रिजर्व को बांटा था, यहाँ पर भी वही काम करना है। तो आपके दिमाग में प्रश्न चलेगा सर एडमिशन में तो हमारे पास बहुत सारे रिजर्व आए थे, जहां इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग फंड भी था, वर्कमैन कंपेंसेशन भी था, हमारे पास जनरल रिजर्व भी था, कैपिटल रिजर्व भी था, पीएनएल भी था। तो हाँ बेटा सब कुछ थे, यहाँ पर भी होंगे। जो काम एडमिशन के टाइम में था वो यहाँ पर भी है और करना पड़ेगा। जो काम आपने एडमिशन में किया था वो यहाँ पर भी करना है, सेम एज इट इज, सेम टू सेम। हमने ये जाना था कि अवर ऑल रिजर्व एंड सरप्लस इज शेयरिंग इन ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। हम ये जानते हैं कि हमारे पास जितने रिजर्व हैं, चाहे वो कैसा भी रिजर्व क्यों नहीं हो, आप अपने सभी पार्टनर्स के पुराने अनुपात में इसको बांट दोगे। तो एक पॉइंट मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि सभी रिजर्व, कोई सा भी रिजर्व क्यों नहीं हो, आप उसे पुराने अनुपात में बांटोगे। चाहे वो रिवॉल्यूशन हो, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या रेशियो चेंज हुआ हो, इन चारों ही कंडीशन में अवर ऑल रिजर्व एंड सरप्लस इज शेयर्ड इन अ ओल्ड रेशियो। जिन जिन पार्टनर का पुराना अनुपात है वो उस रेशियो को लेके जाएगा। एनी डाउट? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चलिए अब हम इन सारी चीजों को, उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है आपके लिए एंट्री करना का। नॉर्मल एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल। यदि लॉस दे रखा है तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, प्रॉफिट की स्थिति में लॉस है तो ऑल पार्टनर्स टू पीएनएल। ये आपको करके इसको छोड़ देना था। फिलहाल हम एक छोटा सा प्रश्न जानने की कोशिश करते हैं, प्रश्न करते हैं, तब जाकर हमको ये समझ में आएगा कि आखिर आपको करना क्या है। क्योंकि जब तक हम इन सवाल को नहीं करेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। आप अपनी बुक का न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चंस निकालो।
यदि आपके पास में बुक है आरबीएससी हिंदी मीडियम की तो आप पहला प्रश्न निकालने की कोशिश कीजिए। देखिएगा अपना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फर्स्ट आरबीएससी हिंदी मीडियम अपने अकाउंटेंसी बुक का 146 पेज नंबर है आपके पास, और आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फर्स्ट देखते हैं। मैं सवाल को थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन कर लेता हूं। प्रश्न में लिखा आपको एक्स वाई जेड 1/2, 1/2, 1/3 एंड 1/6 ये इनका रेशियो दिया हुआ है। आपको प्रश्न में लिखा एक्स वाई जेड 1/2, 1/3 एंड 1/6 इट इज ए रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक, 31 दिसंबर को फर्म की बैलेंस शीट दे रखी है आपको। बैलेंस शीट के बाद आपको नीचे लिखा उपरोक्त तिथि को वाई निम्न शर्तों पर फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। आपका वाई रिटायर्ड हो रहा है, मतलब सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि हमारा रिटायर्डिंग पार्टनर्स कौन है, वाई। पहले तो आप इन तीनों को रेशियो सही बनाओ। तो आपके दिमाग में प्रश्न चला सही कैसे बनाएंगे, सही तो है, नहीं है बेटा सही। आपके तीनों का डिनोमिनेटर चेंज है, 1/2, 1/3 एंड 1/6 है। पहले आप इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम करो। अब डिनोमिनेटर सेम कैसे करते हैं, तो उसके लिए आप एक एलसीएम लीजिए। तीनों का एलसीएम आ गया 6, 3, 2 एंड 1, मतलब आपका रेशियो हो गया 3:2:1। ये आपका कौन सा रेशियो होगा, ओपीएसआर, पुराना अनुपात। ठीक है, अब आपको कुछ कंडीशंस देते हुए आपका वाई रिटायर्ड हो रहा है। क्या कंडीशन है आपके पास में, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखिए अपना वाई रिटायर्ड हो रहा है, आगे आपको कंडीशन लिखी फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 9,000 रुपए पर किया गया, फर्म की ख्याति पुस्तकों में नहीं दिखाई जाए। अभी आपने को वैल्यूएशन ऑफ गुडविल दिया हुआ है 9,000, ये फर्म की ख्याति है, हमेशा ध्यान रखना ये फर्म की ख्याति है। देखिए हमारे पास गुडविल दिया हुआ है फर्म का। अब यहां पर आपका रिटायर्डिंग पार्टनर्स कौन है, वाई, तो हम यहाँ पे वाई की गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे, वो भी सॉल्व करेंगे तब उसको देखा जाएगा। आगे लिखा मशीन पर 10% तथा मोटर वैन पर 15% हाश लगाइए। डेप्रीशिएशन ऑन मशीन एंड मोटर वैन 10% और 15%, ये डेप्रीशिएशन है। आपका मशीन एंड मोटर वैन असिस्ट होती है, और असिस्ट पर डेप्रीशिएशन लगाना मतलब ये रिवॉल्यूशन का पॉइंट है, हम रिवॉल्यूशन में सॉल्व करेंगे। आगे लिखा स्टॉक पर 20% और भवन पर 10% वृद्धि की जाए। इंक्रीजिंग इन स्टॉक एंड बिल्डिंग, ये भी आपका रिवॉल्यूशन का पॉइंट है, बिकॉज अवर स्टॉक एंड बिल्डिंग इज असिस्ट एंड बोथ इज इंक्रीज बाय 10% एंड 20%। स्टॉक और दोनों ही आपके 10 और 20% से वृद्धि हो रही है। आप नेक्स्ट आगे बढ़ोगे। संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान 975 रुपए बढ़ाया जाए। द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इंक्रीजिंग है बाय 975। आपका प्रोविजन 975 रुपए से बढ़ाना है। नेक्स्ट वर्कमैन कंपेंसेशन 825 रुपए लाइबिलिटी क्रिएट हुई है। तो देखिए इस सवाल में वर्कमैन कंपेंसेशन का भी एक पॉइंट दिया हुआ है जो हमने एडमिशन के टाइम में देखा था। चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब प्रश्न को करोगे आपको पहला काम करना है रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाओगे। हमने समझा था रिवॉल्यूशन कैसे बनता है, हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने बना रहा हूं रिवॉल्यूशन अकाउंट। देखिएगा अपना पहला पॉइंट था मशीन और मोटर वैन पर डेप्रीशिएशन लगाना है। मशीन भी असिस्ट है, मोटर वैन भी असिस्ट होती है। डेप्रीशिएशन मींस आपका पैसा, आपकी वैल्यू डाउन हो रही है, असिस्ट कम हो रही है, और असिस्ट कम होती है मतलब लॉस है। लॉस है तो रिवॉल्यूशन की डेबिट साइड लिखना है टू मशीन और टू मोटर वैन। देखिए मशीन पर आपका डेप्रीशिएशन लगा है 10% और मोटर वैन पे 15%।
आपकी मशीन का वैल्यू दिया हुआ है 17,500 रुपए। आपकी बैलेंस शीट में आप चेक कर सकते हो, आपकी बैलेंस शीट में आपकी मशीन दी हुई है 17,500 रुपए। 17,500 का 10% 1750 और मोटर वैन लिखा हुआ है आपके पास में 4,000 का 15% आपके पास अमाउंट होता है 600 रुपए। नेक्स्ट है आपका सेकेंड ट्रांजेक्शन, स्टॉक पर 20% और बिल्डिंग 10% बढ़ाना है। स्टॉक और बिल्डिंग दोनों ही असेस्ट होती है। आप बढ़ाने के लिए एंट्री करोगे बाय स्टॉक एंड बाय बिल्डिंग। देखिए स्टॉक आपकी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 12,500 रुपए और बिल्डिंग है आपके पास 22,500 रुपए। स्टॉक 20% बढ़ाना है, 12,500 का 20% होता है आपका 2,500 रुपए और 22,500 का 10% हो गया 2,250 रुपए। नेक्स्ट अब आगे आपको लिखा है वर्कमैन कंपेंसेशन संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान 975 रुपए बढ़ाया जाएगा। जो आपका डाउटफुल डेब्ट्स लिखा हुआ है उसको आपको बढ़ाना है, डाउटफुल डेब्ट्स को आपको इंक्रीज करना है। और डाउटफुल डेब्ट्स हमारे लिए लायबिलिटीज होती है और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो आप लिखोगे टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 975 रुपए। टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स 975 रुपए। ठीक है। नेक्स्ट वर्कमैन कंपेंसेशन फंड आपका आता है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड आएगा। देखिए आपका कंपेंसेशन का एडजस्टमेंट थोड़ा सा समझ लेते हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन यदि आपकी बैलेंस शीट में दिया होता तब तो हम उसको नीचे से एडजस्ट करते। देखिए बैलेंस शीट में कंपेंसेशन फंड नहीं है, आपको नीचे लिखा हुआ है कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दायित्व, मतलब ये प्रॉपरली हमारे लिए लायबिलिटीज ही क्रिएट हुआ है। यदि हमारे पास रिजर्व होता तो इस लायबिलिटी को पहले हम उस रिजर्व से एडजस्ट करते, बट हमारे पास यहाँ पे लायबिलिटी ही दिया हुआ है, रिजर्व नहीं है, तो हम इसको लिखेंगे टू वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 825 रुपए। अब आप इसका बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, उस क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड लेस करोगे, आपके पास प्रॉफिट आ गया। आप लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल 600 रुपए और इस 600 रुपए को आप अपने पुराने अनुपात में बांटोगे x y z 300 200 और 100 रुपए। ये कौन से अनुपात में बेटा? तो ये इस वाले रेशियो में 3:2:1 में। और आपके यहाँ पे इसको आप क्लोज करोगे। ये था आपका रिवैल्यूएशन। आप इसका स्क्रीनशॉट लो। हम अभी इसके आगे नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल क्रिएट करते हैं। देखिएगा रिवॉल्यूशन के बाद अपना सेकंड अकाउंट होता है पार्टनर्स कैपिटल। अब हम एक बार पार्टनर्स कैपिटल समझते हैं। अपने पास जितने पार्टनर है उसके हमने अलग अलग कॉलम बना लिए एक्स वाई जेड। आपको सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाते टाइम एक स्टेप फॉलो करना होगा। आप सबसे पहले लिखते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपकी बैलेंस शीट में जो कैपिटल दे रखी है उसी को आपने लिखा 20,000 15,000 और 12,500। सेकेंड पॉइंट, अब आपको सेकेंड एडजस्टमेंट करना है गुडविल का। आप गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करोगे? तो फिक्स याद रखिएगा, सबसे पहला काम आपको अपनी बैलेंस शीट में यदि पुराना गुडविल दिया हुआ है तो उसे बांटना होगा, उसे बंद करना होगा। और बंद करने के लिए आप अपने पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखते हो टू गुडविल और पुराने अनुपात में बांट दोगे। लेकिन यदि नहीं दिया हुआ है तो कोई इश्यू नहीं है, आप उसको अब नया जो गुडविल है या जो रिटायर्डिंग पार्टनर्स है उसकी गुडविल का कैलकुलेशन करोगे। इस सवाल में आपको नए पार्टनर्स मतलब जो रिटायर्डिंग पार्टनर्स है उसकी गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आपको फर्म की गुडविल 9,000 दी हुई है। और जो रिटायर्डिंग पार्टनर्स को गुडविल देने के लिए हम एक एंट्री करते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायर्डिंग पार्टनर्स। इन दिस क्वेश्चन अवर रिमेनिंग पार्टनर्स इज एक्स एंड जेड, रिटायर्डिंग पार्टनर्स इज वाई। सो अवर एंट्री इज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z capital account debit to Y capital, X capital debit, Z capital debit to Y capital।
एंट्री हो गई आपकी। अब आप इसमें अमाउंट कैसे निकालोगे, तो हमारे पास फर्म की गुडविल थी 9,000, 9,000 में वाई का हिस्सा निकाला 2/6 3,000। अब इस 3,000 को शेयर करने के लिए आपको यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना है, और इस सवाल में आपको गेनिंग रेशियो के लिए न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। जब हमारे प्रश्न में नया अनुपात पुराना अनुपात दोनों दिया गया हो, उस समय आप फायदे का अनुपात निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हो, गेनिंग इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड। Our formula is gaining equals to new minus old, and in this question our new ratio is 3:2 and old is 3:2:1. So our gaining ratio of x equals to 3/5 minus 3/6. आपने 3/5 और 3/6 का एलसीएम ले लिया 30 और सॉल्व कर दिया 3/30, आपका आगे का आंसर आ गया। नेक्स्ट z 2/5 minus 1/5 equals to 7/30. Now our gaining ratio equals to 3:7. The goodwill is sharing in a gaining ratio in 3:7. So our amount is x equals to 900 and y equals to 2100. This is posted in a partner's capital. The credit side of partner's capital equals in a by x capital and by z capital. आपको पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में लिखना है बाय एक्स कैपिटल जेड कैपिटल। अमाउंट लिखोगे वाई के कॉलम में 900 रुपए 2100 रुपए। आप डेबिट साइड में फिर पोस्टिंग करोगे टू वाई कैपिटल 900 रुपए एक्स में, जेड में लिखना अपना 2100 रुपए। ये था आपका गुडविल का एडजस्टमेंट। अब आप रिवॉल्यूशन ट्रांसफर करोगे। अभी आपने रिवॉल्यूशन बनाया था जिसका प्रॉफिट आया था, हमने प्रॉफिट के लिए एंट्री करी थी पार्टनर्स रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। आप यहां लिखोगे बाय रिवॉल्यूशन। अमाउंट है आपके पास 300 200 100। इसके बाद आपकी बैलेंस शीट में आप चेक करोगे, आपको एक रिजर्व फंड दिया हुआ है। हम जानते हैं हमारे पास जितने रिजर्व होते हैं सारे ही शेयर करने होते हैं। आप लिखोगे बाय रिजर्व फंड 3000 2000 1000। सोचोगे अमाउंट कहां से लाए, तो आपकी बैलेंस शीट में अमाउंट दिया हुआ है 6000, और 6000 को आपको पुराने अनुपात में बांटना है। हमने बांट दिया 3 2 and 1। देखिए इतना काम करने के बाद अब हमारा पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है, जो रिटायरमेंट में कुछ हद तक नया है। और नया क्या है, जो पार्टनर जा रहा है उसको पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि एडमिशन में वो लेकर आता था, रिटायरमेंट में वो लेके जाएगा। जो पार्टनर आपके यहां से जा रहा है वो यहां से पैसा लेकर जाएगा, और जो लेकर जाएगा तो कितना लेकर जाएगा, उसके लिए आपको पहले रिटायरिंग पार्टनर्स का बैलेंसिंग फिगर निकालना पड़ेगा। हमने यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर्स का बैलेंसिंग फिगर निकाला। हम देख पा रहे हैं 15,900 2100, मतलब ये हो गए आपके 18,000 ये हो गए 20,200 रुपए। देखिए सवाल में आपको इसका पेमेंट करना क्लियर लिखा होगा कि आप रिटायरिंग पार्टनर्स को उसी टाइम पेमेंट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऐसा इस सवाल में कोई नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब आप उस पैसे को एक लोन बनाकर अपनी बैलेंस शीट में शो करोगे। हमने लिखा टू वाइज लोन। आप रिटायरिंग पार्टनर्स की लोन को यदि आप उसको ऑन टाइम पे कर लेते तब तो टू कैश लिख के पैसा चुका लेते, लेकिन अभी हम उसको नहीं चुका रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक उधार लोन बनाया है। एंट्री करोगे टू वाई लोन और अमाउंट बन गया 20,200। आपने अमाउंट बनाया 20,200 रुपए। अब आप बाकी का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे और बैलेंस सीडी लिख दिया आपने, इसका 22,400 और इसका आ गया आपका 11,500। बैलेंसिंग फिगर है ये बेटा। अब आप इस पार्टनर्स कैपिटल का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बैलेंस शीट समझाता हूं आपको। देखिए पार्टनर्स कैपिटल के बाद हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। बैलेंस शीट को भी बनाने के लिए आपको स्टेप फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको लिखना है कैपिटल। देखिए अब हमारे पास दो पार्टनर बच गए, एक्स और जेड। एक्स की कैपिटल थी 22,400, इसकी थी 11,500। जो आपके पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस होता है उसी को हम यहाँ पे कैपिटल लिखते हैं। आपके पास x का वैल्यू था 22,400, y का था 11,500, दोनों टोटल करके आप बाहर दिखा दोगे, आपका अमाउंट हो गया 33,900। अब आपको यहाँ पे लिखना है y लोन 20,200 रुपए, y का लोन आ गया। अब आप अपनी लायबिलिटी साइड चेक करोगे, इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट दिए हुए हैं। तो हमारे पास एक लिखा है क्रेडिटर्स। आपकी लायबिलिटी साइड में लिखा है क्रेडिटर्स, जिसको हमने कोई चेंज नहीं किया है।
और अमाउंट दिया हुआ है वो आपके पास 9,500 रुपए। एक लिखा है आपके पास बिल्स पेबल, उसे भी आपने चेंज नहीं किया है, उसका अमाउंट है 2500 रुपए। अब आप असेस्ड साइड को थोड़ा सा फिलअप करोगे। सबसे पहले है आपके पास कैश 1250। देखिएगा आपने कैश में कोई चेंज नहीं किया है। आपने कैश में कोई चेंज नहीं किया है। क्या चेंज हो सकता है? तो चेंज हमारे यहाँ पे एक ही होता है कि यदि हम अपना पैसा जो रिटायरिंग पार्टनर से उसको दे रहे हैं, उसको पे कर रहे हैं, तो यहां से लेस हो जाते हैं। लेकिन इस सवाल में हमने पेमेंट नहीं किया है, हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको यहां से लेस नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट आपको लिखा डेटर्स। डेटर्स आपको 8,000 दिया हुआ था, जिसमें से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स घटाने हैं आपको। देखिए प्रोविजन पहले से आपको 250 दिया हुआ था, 975 और बढ़ा दिया आपने। यहाँ पे कितना होगा आपका? पहले से 250 तो दिए हुए थे, अब आप यहां से 950 975 रुपए और बढ़ा रहे हो, तो ऐसे में आपका अमाउंट हो गया 1225 रुपए। आपके डेटर्स पर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स दिया हुआ है 1225। कहां से आए? तो आपके पास 250 पहले से प्रोविजन था और हमने एडजस्टमेंट में 975 रुपए और बढ़ा दिए। आपके पास टोटल प्रोविजन हो गया 1225, और हम डेटर्स में से जब ये वैल्यू लेस करते हैं तो हमारे पास पीछे जो रिमेनिंग बचता है वो अमाउंट होगा 6,775 रुपए। नेक्स्ट लिखा है स्टॉक। आपका स्टॉक बढ़ाया था, याद होगा आप लोगों को, आपने 12,500 रुपए लिखा था, जिसमें 2500 रुपए और बढ़ा दिया, वैल्यू हो गई 15,000। नेक्स्ट है आपके पास मोटर वैन। देखिए मोटर वैन को कम किया था हमने। आपके पास मोटर वैन थी 4,000 की, जिसमें से आपने 600 रुपए कम किया था, आप लिखोगे 3,400। नेक्स्ट है आपकी मशीनरी। देखिए मशीन को भी आपने कम किया है, डेप्रीशिएशन लगाया था 17,500 रुपए आपकी वैल्यू दे रखी थी, जिसमें से 1,750 रुपए आपने घटाया था। आपको याद होगा 17,500 आपकी वैल्यू थी, जिसमें से 1,750 रुपए आपने घटा दिया था, पीछे बचा आपके पास 15,750 रुपए। नेक्स्ट है आपके पास बिल्डिंग। आपके नेक्स्ट लिखोगे बिल्डिंग। देखिए आपकी बिल्डिंग को बढ़ाया है आपने, 22,500 दिया हुआ था, जिसमें 2,250 रुपए बढ़ा के लिखा है। अभी आप बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो बढ़ा रहे हो इसका मतलब आपका अमाउंट हो गया 24,750 रुपए। ऐड करके लिखना है। एक आपके वर्कमैन कंपेंसेशन का लाइबिलिटी क्रिएट हुआ है, हम यहां पर लिखेंगे लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 875 रुपए, सॉरी 825 रुपए समथिंग है, माफी चाहूंगा 825 रुपए। तो ये आपके सारे ही एडजस्टमेंट हो गए। अब आप बैलेंस शीट की टोटल लगाइएगा, आपको पता चल जाएगा हमने काम सही किया गलत किया है। देखते हैं। देखिए हमने असेट्स एंड लायबिलिटीज का टोटल किया, तो आपका टोटल आ रहा है 66,925 रुपीज दोनों ही साइड में। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोटबुक में इसको लिखना, समझने की कोशिश करना। ये आपका न्यूमेरिकल फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी प्रश्न को आज आपको वापस करना है, आपके लिए कोई दूसरा होमवर्क नहीं है। फिलहाल हम आपको